नमस्कार दोस्तों। 7 फरवरी के डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जो पहली न्यूज़ है इट इज़ रिगार्डिंग दी पाकिस्तान। ठीक है, आपको पता है कि जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, ठीक है, द इकोनॉमी ऑफ द पाकिस्तान इज़ इन द स्टेट ऑफ द क्रम्बल। तो बेसिकली क्या है, बिल्कुल ख़त्म होने की अवस्था में, जर्जर अवस्था में है। उसका जो फॉरेक्स जो रिज़र्व है वो बहुत ही ज़्यादा कम बचा है। मीनवाइल उनमें इन्फ्लेशन का जो रेट है, इट्स द इन्फ्लेशन रेट इन पाकिस्तान इज़ दीज डेज़ जो चल रहा है वो नियर अबाउट 24 से 25% चल रहा है। ठीक है, तो ये आप गेस कर सकते हैं कि इस समय पाकिस्तान की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, अगर यूएस की बात की जाए तो यूएस में भी इन्फ्लेशन का जो रेट है इस टाइम पे इट इज़ नियर अबाउट इट्स नियर अबाउट 6%। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडिया में भी जो इन्फ्लेशन है वो इंडिया का जो इन्फ्लेशन अगर बात की जाए, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट मॉनेटरी पॉलिसी जो भी इन्फ्लेशन का जो रेट होना चाहिए इट शुड बी 4 ± 2, यानी कि इट शुड बी बिटवीन दी 6 to 4, यानी कि 4 से 6 के बीच में रहना चाहिए क्या, इन्फ्लेशन का रेट। ठीक है ना, दिस इज़ फ्रॉम दी मॉनेटरी पॉलिसी, ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, अभी हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है इट्स नियर अबाउट 6 पॉइंट सम ऑफ समथिंग। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं रिगार्डिंग दी पाकिस्तान। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है भैया, इस्लामिक बेसिकली अगर इकोनॉमी की बात की जाए, देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान का है, वो क्या है, उनका जो भी मिलिट्री रूल है। ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ गवर्नमेंट नाम मात्र की गवर्नमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट कैसी है, नाम मात्र की गवर्नमेंट है। सारी जो चीज़ें जो भी ऑर्गेनाइज़ करता है वो कौन ऑर्गेनाइज़ करता है, वो मिलिट्री ऑर्गेनाइज़ करती है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और अभी इस समय उनके पास वीट इंपोर्ट करने के भी पैसे नहीं हैं, लोग वहाँ पे भूखे मर रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी आपने देखा कि जो भी इंडस वाटर ट्रीटी थी, ठीक है, जो कि 1960 में पाकिस्तान के साथ इंडिया ने साइन की थी, और इंडिया के साइड से जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो और इसकी जो सिग्नेटरी थी वो थी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग भी अभी क्या है, पाकिस्तान जो है वो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि एक तो इनके पास खाने को नहीं है, वीट की प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, और ऊपर से इंडस वाटर ट्रीटी में भी वो लोग दिक्कत प्रॉब्लम बना रहे हैं। ठीक, मिलिट्री रूल सारा कुछ संभाल रही है। तो कहने का मतलब है कि इकोनॉमी की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो प्राइस है, पेट्रोल प्राइसेस है, हर चीज़ के, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, सारे जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग स्टेट में जा रही हैं। ठीक है, हाई रिलायंस ऑन द इम्पोर्ट, जो पाकिस्तान है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट पे क्या कर रहा है, रिलाई कर रहा है। एक्सपोर्ट मेनली कंप्राइजेज द टेक्सटाइल एंड दी एग्रीकल्चरल रिलेटेड गुड। ठीक है, जो भी एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या है, रिगार्डिंग द टेक्सटाइल हैं और एग्रीकल्चरल रिलेटेड गुड्स हैं, जो कि इस समय काफ़ी कम हो गए हैं। ठीक, फिर उसके बाद वीक गवर्नेंस एंड दी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक गवर्नमेंट है। ठीक, और पॉलिटिकल क्या है, इनस्टेबिलिटी है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सारी चीज़ें पता है, कुछ नया इसमें नहीं है। और हाई लेवल ऑफ बोरोइंग, जो भी ये जो चीज़ें मंगा रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, और अभी बेसिकली जो फ्लड आया था उस फ्लड की वजह से भी इनका जो जीडीपी का 2.2% का इनको लॉस हुआ है। और इसी बीच में इन्होंने आईएमएफ को भी अप्रोच किया था। ठीक है, और आईएमएफ का जो बेल आउट पैकेज है, ठीक है, आईएमएफ का जो भी बेल आउट पैकेज है, तो आईएमएफ ने बेसिकली आईएमएफ राजी हो गया, ठीक है भाई हम आपको पैसे दे देंगे। बताएंगे जब भी आईएमएफ किसी की हेल्प करता है तो उस कंडीशन में आईएमएफ उनकी जो इकोनॉमी है उसको ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है। जैसे हम लोग ने जब आईएमएफ से पैसे लिए थे इन 1991, हम लोग का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था उस टाइम पे, तो हम लोगों ने भी अपनी इकोनॉमी को क्या किया था, अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था। और अगर आईएमएफ इतनी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो किसी से बात कर रही है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में दो गुट हैं, यानी कि दो चीज़ें हैं। अगर आईएमएफ आए तो बात किससे करे, या तो वो गवर्नमेंट से बात करे, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट से बात करे, या तो फिर वो मिलिट्री रूल से बात करे, यानी कि कर्नल बाजवा। ठीक, तो कहने का मतलब है कि या तो वो गवर्नमेंट से बात किया जाए या मिलिट्री रूल से बात किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो हुकूमत चलाती, जैसे इमरान खान कहते हैं कि जो
पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो हुकूमत चलाती है, तो जो हुकूमत शब्द इस्तेमाल करते हैं वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मिलिट्री के लिए। तो मिलिट्री वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। जैसे आपको पता है, जैसे म्यांमार की बात कर लें आप, तो म्यांमार में भी क्या है, मिलिट्री रूल चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता है। तो IMF अभी क्या है, कन्फ्यूजन में है कि भाई अगर हम लोन दे तो लोन दे किसको, ठीक है। इसीलिए सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही हैं, ये चीज़ें आपको पता रहना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द पंक्चरिंग टाइज, ठीक है। द रो ओवर द बैलून शोज चाइना हॉट बैलून इश्यूज द US पॉलिसीज़। आपको पता है क्या कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि चाइना का एक बैलून था, ठीक है, जिसको चाइना बोल रहा था कि ये बेसिकली इट्स नथिंग, जस्ट इट इज़ जस्ट दी वेदर बैलून। क्या है ये, वेदर बैलून। और वो जो बैलून था, ठीक है, वो जो बैलून था वो कहाँ जा रहा था, वो जो बैलून था वो US के ऊपर जा रहा था, सारी स्टेट्स की निगरानी कर रहा था, ठीक है। तो बाइडेन के ऊपर, प्रेसिडेंट बाइडेन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर जब आया, तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने इस बैलून को मिसाइल से क्या कर दिया, इसको शूट डाउन कर दिया, ठीक, इसको शूट डाउन कर दिया। कहने का मतलब है, तो ये क्या है, ये बेसिकली बहुत एक वी कोड कॉल्ड, इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक स्टेप, ठीक है, इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक स्टेप। और इसी बीच में देखिए 4 साल से, फ्रॉम द 4 years, ठीक है, US और चाइना के बीच में, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा कोई भी अच्छा रिलेशन नहीं रहा है, कोई बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी नहीं हुई है। और अभी रिसेंटली US और चाइना के बीच में एक मीटिंग होने जा रही थी आफ्टर 4 years, US के साइड से जो एंटनी, ठीक है, जो एंटनी ब्लिंकन है, ठीक है, तो वो मिलने जा रहे थे कहाँ पर, चाइना में। बट ड्यू टू दिस शूटिंग ऑफ बलून बाय द US मिलिट्री, तो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो उनकी जो मीटिंग है वो क्या हो गई, उन्होंने कैंसिल कर दी। तो कहने का मतलब है कि ये देखा जाए, ये जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। इट इज़ थ्यूसिडाइड ट्रैप, ठीक है। तो ये क्या है, टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ग्राहम थी एल्सन, ठीक है। इट इज़ द लाइक्लीहुड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ राइजिंग पावर एंड द करंटली डोमिनेंट पावर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, इस तरह बता रहे हैं, एक फिलोसॉफिकल एक पर्सपेक्टिव दिया गया है कि जो अभी जो US है, ठीक है, तो US क्या है, US इस समय ये क्या है, ये डोमिनेंट पावर है, ठीक है। और जो चाइना है वो राइजिंग पावर है, ठीक है। चाइना क्या है, राइजिंग पावर है। तो ये बता रहे हैं कि इनके बीच में अब जो है एक स्ट्रगल की जो वॉर है वो क्या हो गई है, शुरू हो गई है। इवन जो ये बलून है, ये कई बार इंडियन ओशन में भी देखा गया था, ठीक है। और ये इंडियन ओशन के अलावा जो जापान है, जापान के ओशन में भी देखा गया था, ठीक है। तो पर हम लोगों ने उतना कोई एक्शन खास नहीं लिया। एक्चुअली इसका रीज़न ये है, देखिए, जो बैलून्स होते हैं, बैलून्स अगर निगरानी कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास ड्रोन्स भी हैं, ड्रोन से भी तो निगरानी हो ही रही है ना, ठीक है। और उसके अलावा जो हाई इमेजिनिंग सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, तो वो भी इमेज कैप्चर कर रही हैं। तो ड्रोन का कोई इतना कुछ खास वेटेज नहीं, सॉरी, जो बैलून का इतना कोई खास वेटेज नहीं है, पर फिर भी इसको US ने शूट डाउन कर दिया। एक ये भी चीज़ है, देखिए, एक बेसिकली क्या है कि जो US का जो एयर स्पेस है, ठीक है, तो अगर एयर स्पेस देखा जाए तो US का जो एयर स्पेस है वो भी तो क्या हो गया, वो भी तो वायलेट हो गया, ठीक है। तो एयर स्पेस वायलेट हुआ, तो एक ये भी चीज़ है, ये भी टॉपिक ऑफ कंसर्न है कि चाइना ने US का क्या किया था, एयर स्पेस को क्या कर दिया था, वायलेट कर दिया था, ठीक। अब देखें यहाँ पर कि US और जो चाइना है, ठीक है, इनके बीच में क्या हो रहा है, राइजिंग टेंशंस इन द ट्रेड और टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस और साउथ चाइना सी। तो US और चाइना के बीच में क्या हो रहा है, ट्रेड और साइबर स्पेस और इन सारे जो सेगमेंट्स हैं उसमें क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन बढ़ रहा है। आपको पता है क्योंकि US जो है इट इज़ अ बिग जाइंट, ठीक है। और पर जो चाइना की बात की जाए, जो चाइना की जो फिर जो असेंबली लाइन का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, चाइना का जो असेंबली लाइन का जो प्रोडक्शन है, तो वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और चाइना जो है कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी के बलबूते पर बहुत सुपर पावर बनने के लिए बढ़ रहा है। और ये डायरेक्टली compete किसको कर रहा है, कंपटीशन किसको दे रहा है, US को दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अभी जैसे बेसिकली UAE में चाइना ने अभी एक MOU साइन किया था, ठीक है। उस MOU में उसने कहा
चाइना ने, कि हम जो MOU साइन कर रहे हैं, दैट इज़ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसमें हम ऑयल के बदले हम क्या आपको देंगे, टेक्नोलॉजी, ठीक है। पर जब यूएई से जब USA जब MOU साइन करता था, पहले जब कर रहा था, तो उसने क्या किया, वो बात कर रहा था कि हम ऑयल के बदले आपको क्या देंगे, हम आपको वेपन्स देंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द चाइना एंड बिटवीन द USA। चाइना किस पे फोकस कर रहा है, चाइना फोकस कर रहा है टेक्नोलॉजी पे, US किस पे फोकस कर रहा है, वेपन्स पे, ठीक है। तो अब UAE जो है वो कहीं ना कहीं कहाँ शिफ्ट कर रहा है, इट इज़ मूविंग फ्रॉम द वेपन टू दी टेक्नोलॉजी। सो ये भी आपको चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। कंसिस्टेंट डायलॉग हुए हैं बिटवीन द US एंड द चाइना शुड क्रिएट द कॉमन फोरम टू फाइंड दी सोल्यूशन, ठीक है, एंड एंडिंग द आर्म रेस थ्रेटन दी अदर नेशन। जो भी आर्म रेस है वो क्या है, बाकी जो भी नेशंस हैं उसको क्या करेगी, थ्रेटन करेगी, रेस्पेक्टिंग ईच अदर आइडियोलॉजी। हमें एक दूसरे की आइडियोलॉजी, उनकी जो डेवलपिंग टॉलरेंस माइंड है उसको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ से ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड दी एडोलेसेंस इन इंडिया। देखिए ये जो आर्टिकल है, दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। आपको पता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, तो मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो आर्टिकल 12 to 35 हैं, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट हैं, अगर इसके बारे में थोड़ी सी और बात की जाए तो फंडामेंटल राइट जो हैं, क्या ये फंडामेंटल राइट सैक्रोसेंट हैं, सैक्रोसेंट इन नेचर? क्या फंडामेंटल राइट सैक्रोसेंट है? सैक्रोसेंट का मतलब क्या, कि जिसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता? नहीं, फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल बट दे आर नॉट सैक्रोसेंट, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर अंडर दी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो बेसिकली क्या है, फंडामेंटल राइट में क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ओके। तो जो कोर्ट ऑफ लॉ है, उस कोर्ट ऑफ लॉ में फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, इन्फोर्सेबल हैं। सो ये भी आपको क्या पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो इन्फोर्सेबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। यानी कि फंडामेंटल राइट अगर आपके वॉयलेट हो गए हैं, इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मतलब ये है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो गए हैं तो आप अंडर आर्टिकल 32 आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और अंडर आर्टिकल 226 आप कहाँ जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट में आप अंडर आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट के लिए भी जा सकते हैं, और आप चाहें तो इसके लीगल जो राइट्स हैं, ठीक है, लीगल राइट्स या कोई और अदर राइट है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप अंडर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फॉर द फंडामेंटल राइट जाएंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, ठीक। अब इसका क्या मतलब है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की फंडामेंटल राइट में हमारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ द स्पीच, तो जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 बात करता है किसकी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है, ठीक। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आप अपनी बातों को क्या कर सकते हो, आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो दिस इज़ योर फंडामेंटल राइट, ओके। नाउ अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में किसी को कुछ भी कहोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है वो क्या है, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। जैसे, ठीक है, जैसे मैं अगर एक और सेक्शन की बात करूं, जैसे अगर आपको पता होना चाहिए, जैसे एक सेक्शन था हमारा, वी हैव द IT एक्ट ऑफ 2000, ठीक। तो IT एक्ट 2000 में क्या, पहले एक एक्ट था, दैट इज़ द सेक्शन 66A, ठीक। सेक्शन 66A जो था, ये इसमें क्या था कि अगर आप जैसे किसी को कुछ भी कह रहे हैं, ठीक है, आपने किसी के ऊपर कोई डेरोगेटरी रिमार्क कर दिया, ठीक है, तो आपको क्या कर सकते हैं, आपको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अरेस्ट किया जा सकता है, तो ये कहीं ना कहीं बेसिकली क्या है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के एक्सप्रेशन के अंतर्गत आ रहा था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, तो बाद में इसको क्या कर दिया गया था, इसको फिलहाल हम लोगों ने बाद में नल एंड वॉइड कर दिया था।
कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में जैसे आपको एक राइट और मिला है, दैट इज़ दी राइट टू प्रोटेस्ट, ठीक। तो आपके पास प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब कि ये नहीं है कि आपके पास राइट टू स्ट्राइक भी है, ठीक। राइट टू स्ट्राइक, तो आपके पास राइट टू स्ट्राइक नहीं है। जैसे आपको पता है क्या कि जब हमारे यहाँ फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे थे दिल्ली में, ठीक है, जब हमारे यहाँ फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे थे, वो बेसिकली जो रोड है, तो रोड को क्या कर रहे थे, ब्लॉक, उन्होंने क्या कर दिया था, रूट को ब्लॉक कर दिया था, ठीक है। रोड को ब्लॉक करने से क्या हो रहा था कि बाकी लोग नहीं जा पा रहे थे, तो बाकी लोग कहीं और मूव नहीं कर पा रहे थे, तो उसकी वजह से बाकी लोगों का आर्टिकल 19 के ही अंतर्गत एक आर्टिकल वायलेट, एक फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, दैट इज़ दी राइट टू फ्री मूवमेंट, राइट टू फ्री मूवमेंट, ठीक। तो इंडियन टेरिटरी में राइट टू फ्री मूवमेंट उनका वायलेट हो गया, तो कहीं ना कहीं उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा था। तो कहने का मतलब है कि आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट तो है, बट राइट टू स्ट्राइक नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक और अगर एग्जांपल की बात की जाए, जैसे हम जो हमारा आर्टिकल 25 है, ठीक। आर्टिकल 25 बोलता है क्या, दैट इज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम टू प्रोपोगेट द रिलीजन, ठीक। अब देखिए इस जो आर्टिकल 25 है, इसके बेसिकली दो पार्ट हैं। दो पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट बोल रहा है क्या, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, और दूसरा बोल रहा है फ्रीडम टू प्रोपेगेट अ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस यानी कि आप किस भगवान को मान रहे हैं, तो इसमें पूरी स्वतंत्रता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ये जो राइट है, ये कैसा राइट है, ये एब्सोल्यूट राइट है। कैसा राइट है? ये एब्सोल्यूट राइट है, ठीक। बट फ्रीडम टू प्रोपोगेट अ रिलीजन, आप किसी रिलीजन को क्या कर रहे हो, प्रोपोगेट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी रिलीजन को प्रोपोगेट करने में किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप पर गवर्नमेंट क्या लगाएगी, यहाँ पर आप पर गवर्नमेंट लगाएगी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो बेसिकली सैक्रोसेंट नहीं होते, ठीक है। वो क्या हैं, दे आर सो फंडामेंटल बट दे कम्स विद द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो थोड़ी सी बातें यहाँ से आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब बेसिकली अगर बात की जाए कि हमने फंडामेंटल राइट लिया कहाँ से है, ठीक है, तो ठीक है, अगर थोड़ी सी बात की जाए यहाँ पर कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया है, तो कुछ पता होनी चाहिए आपको, चीज़ चाहिए। जैसे फंडामेंटल राइट, तो वैसे बात किया जाए तो हमने फंडामेंटल राइट जो कहाँ से लिया है, फंडामेंटल राइट्स वी हैव टेकन फ्रॉम द यूएसए। और यूएस जो है बेसिकली, यूएस क्या है, इट इज़ यूएस इज़ दी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। क्या है? यूएस इज़ दी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। और इंडिया क्या है? इंडिया इज़ दी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, फ्रीडम ऑफ द स्पीच के बारे में थोड़ा सा बात करें तो बिलीव क्या है कि इमर्जेस फ्रॉम द वैल्यूज़ ऑफ द रोमन रिपब्लिक से ये हुए हैं, आए हैं। और इंग्लैंड के बिल ऑफ राइट 1689, कंस्टिट्यूशनल राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन में इस बात को बोला गया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एज द इनएलिनिएबल राइट, ये ऐसा राइट है जिसको हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। और उसके बाद 1791 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, और फ्रीडम ऑफ स्पीच को बेसिक फीचर बता दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिल ऑफ राइट के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बात की किसके बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। फिर बात करते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट के बारे में, ठीक। ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जो कि अडॉप्ट किया गया था बाय द यूएनजीए, दैट इज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एंड राइट एंड द फ्रीडम to all the members of the human race accepted by the UNGA दिसंबर 1948। यानी कि 10 दिसंबर को हमने क्या किया, 10 दिसंबर 1948 को हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट को एक्सेप्ट कर लिया। हमने मतलब किसने? बाय द UNGA, दैट इज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसीलिए 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं क्या, ह्यूमन राइट डे, ठीक। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, ह्यूमन राइट डे। आर्टिकल जो 19 है, एवरीवन हैज़ द राइट टू द फ्रीडम ऑफ द ओपिनियन एंड द एक्सप्रेशन। इंडिया जो बात किया जाए कि इंडिया में कॉलोनियल एरा में क्या था कि इंडिया में कॉलोनियल एरा, क्यूबा इन द फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन एंड द स्पीच द इंडियन मासेस।
ठीक, इम्पोजिशन ऑफ द सेडिशन एंड हेट स्पीच लॉज टू सप्रेस द रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट प्रिवेल्ड अमंग द मासेस। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है ये क्या होता है कर्टेल हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक बात की गई है सेडिशन, सेडिशन की बात की जाए तो सेडिशन का जो मेंशन किया गया है वो आईपीसी सेक्शन 124A में सेडिशन का मेंशन किया, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद द फ्रेमर एंड द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द आइडिया फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो आइडिया है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्रियम्बल में बात की गई है लिबर्टी ऑफ द थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप के बारे में, ठीक। फिर हम बात करते हैं थोड़ी सी और, दैट इज आर्टिकल 19, जैसे मैंने बताया प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, दैट इज द ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू द फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। फिर कुछ सिग्निफिकेंस के बारे में, द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, दैट इज द प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, एक्सप्रेशन ऑफ द बिलीफ, आपने बिलीफ को अपने, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपने बिलीफ को, एटीट्यूड को, ठीक है, और को एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। चाहे आप किसी भी डिफरेंट रिलीजन से आए हों या कास्ट से आए हों, क्रीड से आए, डजेंट मैटर, ठीक है। सेल्फ फुलफिलमेंट की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, एक्सचेंज ऑफ द आइडिया एंड द इफेक्टिव द फ्रीली, ओपन डिस्कशन, अगर आप फ्रीडम हैं, आप फ्री हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं तो ओपन डिस्कशन आप करें, ठीक है ना। फिर उसके बाद डिस्कवर ट्रुथ टू फैसिलिटेट दी हेल्दी एंड दी साउंड डिसीजन मेकिंग, आपका जो डिसीजन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, योर डिसीजन शुड बी साउंड, ठीक। साउंड का मतलब क्या है, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक। आपका जो डिसीजन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, योर डिसीजन शुड बी वेल इन्फॉर्म। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था, विच इज़ दी हॉरिजॉन्टल एंड दी वर्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये किसका क्या मतलब होता है, देखिए हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब कोई चीज़ ऐसे जाएगी, ठीक। वर्टिकल का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसे जाएगी, ठीक। अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक भाई है और एक ये दो भाई हैं, ठीक है, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, ठीक। और यहाँ पर इनके मम्मी, ये इनके पिताजी हैं जिनका नाम है लेट्स से ई, ठीक ना। अब अगर ए और बी आपस में अगर कुछ बात करते हैं या ए ने कोई कंप्लेन की किससे, बी से, तो ये क्या गया, ये हॉरिजॉन्टल गया, कैसा गया ये हॉरिजॉन्टल, यानी कि अपने ही धरातल पर रहा, वो कंप्लेन ऊपर लेवल पे नहीं गई। पर अगर वो चीज़ कहाँ पर गई, ई तक गई, अगर ये जो कंप्लेन है ई तक गई, यानी कि वो कैसा गया, वर्टिकल गया, ठीक है। तो जो ये बात तो यही होता है कि वर्टिकल एप्लीकेशन, वर्टिकल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि अपने से ऊपर के स्तर में जाना, और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि अपनी ही लेयर में रहना, ठीक है। तो इंडिया बेसिकली फंडामेंटल राइट्स आर जनरली इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, इंडिया के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिकली क्या हैं, स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल हैं। इन फ्यू केसेस द फंडामेंटल राइट कैन बी इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस में अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल भी यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर स्टेट की बात की जाए, स्टेट, ठीक है ना, तो हमारे संविधान में स्टेट की जो परिभाषा है इट इज़ गिवन अंडर द आर्टिकल 12, और स्टेट में बेसिकली कौन है, स्टेट में जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, तो स्टेट में प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी आते हैं, स्टेट में जो भी गवर्नमेंट के पीएसयू हैं, ठीक है, और यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई भी एंटिटी है, वो सारी चीज़ें आती हैं। वर्टिकल राइट क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द राइट दैट कैन बी अप्लाइड ओनली अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटी, तो कोई भी ऐसा राइट जो पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट लगे उसे हम लोग वर्टिकल राइट बोल रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल राइट क्या होता है, कोई भी राइट जो कि किसी एक प्राइवेट एक्टर के अक्रॉस लगे या उस पर लगे, तो वो क्या हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल राइट, ठीक है। इंडिया क्या है, इंडिया इज़ अ ग्रोइंग पावर ऑफ द प्राइवेट बॉडी मेड वर्टिकल एप्लीकेशन इनसफिशिएंट, ठीक है, ग्रोइंग पावर ऑफ द प्राइवेट बॉडी मेड द वर्टिकल एप्लीकेशन इनसफिशिएंट, ओके। तो जो भी प्राइवेट बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, उसकी वजह से जो वर्टिकल एप्लीकेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, इनसफिशिएंट हो रहा है। कोर्ट्स इन इंडिया यूज्ड दी हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ दी राइट, जो भी कोर्ट्स हैं वो इसका यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ द राइट का यूज़ करते हैं। इंडिविजुअल कैन ऑल्सो इन्फोर्स हिज फंडामेंटल राइट अगेंस्ट अनदर प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी कि अगर आप एक व्यक्ति हैं तो आप दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट कोई भी इशू जो है उसको रेज कर सकते हैं कि अगर फंडामेंटल राइट का कोई भी इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। फिर बात करते हैं कि जम्मू विलेज का जो डिफेंस है और जो गवर्नेंस है वहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जो राइट्स के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आर्टिकल है, ठीक है। और एक और चीज़ है
डीप फेक ये क्या चीज़ है? देखो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए जैसे मैंने बात की, आपको पता होगा कि जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या कर रहे हैं लोग? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग क्या कर रहे हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो वॉइस है, ठीक है, या जो भी जो भी वीडियो है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। पर कैसी वॉइस, कैसी वीडियो, ये जो होंगी वो कैसी होंगी? फेक होंगी। फेक मतलब क्या कि आप किसी के नाम से, जैसे मार्क जकरबर्ग या अब्राहम या फिर जियो बाइडेन, तो कहने का मतलब है कि आप किसी की भी वॉइस को जनरेट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल, तो ये आपको पता होना चाहिए। वॉइस डीप फेक का मतलब क्या है कि आपने किसी की भी वॉइस को एआई की मदद से क्या कर दिया? जनरेट कर दिया। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है? ये ओरिजिनल है एंड दिस इज़ दी डीप फेक। ठीक, नाउ अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि डीप फेक क्या कर रहा है कि जो भी पर्सन है उसको क्या है, हूबहू क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है, उसकी वॉइसेस को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दिस कुड बी वेरी डिजास्ट्रस ऑल्सो, ठीक है। हाउ ऑडियो डीप फेक वर्क्स, ये क्या करता है कि पहले क्या करेगा? डेटा को, जैसे कोई एक वीडियो है, ठीक है, उस वीडियो में पहले उस वीडियो से डेटा ले लेगा और उसके बाद उसको इनकोडिंग करेगा और फिर उसको एक नए फॉर्मेट में डालेगा मशीन की लर्निंग के थ्रू, और आप उसमें जो बुलवाना चाहें उससे बुलवा सकते हैं, ठीक है ना। फ्रॉडस्टर सिक्योर a voice recorder of the different person, typically unsusceptible. The deepfake system slices the recording into the syllable and the sound। यानी कि deepfake क्या करता है? जो भी रिकॉर्डिंग है उसको स्लेबल्स में और साउंड में क्या करता है? ब्रेक करता है। दिस इज देन मैनिपुलेटेड बाई टू क्रिएट ए आई न्यू प्री रिकॉर्डेड मैसेज। तो जो पहले से प्री रिकॉर्डेड मैसेज है उसको क्या करेगा? उसको जनरेट करेगा, ठीक है। फिर बात किया जाए कि इशू विद द वॉइस डीप फेक, ये क्या है? ये जो फ्रॉड्स हैं उसको बढ़ाएगा, ठीक है। स्टिल जो आइडेंटिटी है उसको स्टील कर सकता है और इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा देगा। फ़ोन स्कैम्स बढ़ेंगे इससे, ठीक है। और पोस्टिंग द फेक वीडियोज़ ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये चीज़ें जैसे अभी आपने सुना होगा एआई की, अगर हम बात करें तो अगर एक और एआई की बात में सुना होगा आपने, दैट इज़ दी चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी ये भी क्या है? बहुत एडवांस्ड एआई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो, और हाँ ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चैट जीपीटी जो है वो बेसिकली ओपन एआई का ही एक प्लेटफॉर्म है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीप फेक्स। तो डीप फेक के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट कंसिडर करना है। पहले लिखा हुआ है कि दीज आर मोडिफाइड इमेजेस, these are modified images, text, audio and the video synthesizer media created with the help of the artificial intelligence। बिल्कुल सही है कि ये क्या है? ये एक modified images है, एक्चुअल इमेज नहीं, modified image है। टेक्स्ट ऑडियो ये सारी चीज़ें हैं, वीडियो है, ठीक। नेक्स्ट बात करता है द एग्जिस्टिंग ऑफ द डीप फेक्स कैन कॉज मच डिस्टर्बेंस अमंग द पब्लिक एंड any true evidence of the crime and can easily be dismissed as the fake। ये भी बिल्कुल सही है कि उसको एज ए फेक समझ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज, तो ये भी क्या हो गया? सही हो गया। एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया क्रिमिनलाइज द डीफेक, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी हमने कोई भी डीफेक के लिए कोई भी लीगल प्रोविजन इस्टेब्लिश नहीं किया है। तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक हम बात करेंगे। तो आप ओके, ठीक है। सो ये हमारा प्रैक्टिस हो गया। तो आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में बात करेंगे।